नमस्कार साथियों, बायोट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सिल्वीकल्चर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम सिल्वीकल्चर के बारे में उसका इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़े थे। आज हम सिल्वीकल्चर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे सरसरी तौर से। हमें इसे जल्दबाजी नहीं करना है, सिल्वीकल्चर को पूरा डिटेल में पढ़ना है एक एक करके। तो आज इसका इंट्रोडक्टरी पोर्शन को हम देखते हैं क्या क्या इसका स्कोप है। तो सिल्वीकल्चर क्या होता है, देखिए एक बार नोट करेंगे, नोट कर सकते हैं। सिल्वीकल्चर सिस्टम इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ सिल्वीकल्चर प्रोसेस। ठीक है, यह क्या है, सेट, एक पूरा जो सिल्वीकल्चर विधि का एक पूरा सेट होता है। ठीक है, जिसमें क्या वर्क अकॉर्डिंग टू एक्सेप्टेड सेट सिल्वीकल्चर प्रिंसिपल विथ क्रॉप कंसिस्टिंग फॉरेस्ट एंड हार्वेस्टेड रिप्लेसेड एंड न्यू क्रॉप्स इट इज सेट टूल्स अचीविंग ऑब्जेक्ट इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो हम जब सिल्वीकल्चर सिस्टम में क्या क्या बात का जो ध्यान रखा जाता है, यह क्या है, सेट ऑफ सिल्वीकल्चर प्रोसीड्यूर। ठीक है, ये सिल्वीकल्चर विधि का पूरा ये सेट होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो सिल्वीकल्चर प्रिंसिपल को अकॉर्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिल्वीकल्चर ठीक है मेथड के द्वारा हम प्लांट को पार्टिकुलर जो लैंड्स में इसका हम हार्वेस्टिंग करते हैं एंड क्या करते हैं, फीलिंग करते हैं। ठीक है, हम कोई फॉरेस्ट का सिल्वीकल्चर सिस्टम किसे कहेंगे, जो यह क्या है, सिल्वीकल्चर सिस्टम पूरा जो सिल्वीकल्चर मेथड का सिल्वीकल्चर मेथड का पूरा सेट होता है। ठीक है, सिल्वीकल्चर जो विधि का यह पूरा सेट होता है, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, कोई भी जो पार्टिकुलर फॉरेस्ट का हम हार्वेस्टिंग करते हैं। इस फॉरेस्ट का मतलब कोई भी जो फॉरेस्ट है, इस फॉरेस्ट का हम क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं और उसका फीलिंग करते हैं, और इसके लिए हम पार्टिकुलर रोटेशन को अपनाते हैं। ठीक है, पार्टिकुलर रोटेशन को अपनाते हैं, और यह रोटेशन कितना भी ईयर का हो सकता है। मान लो कोई क्या बोलते हैं, हमारा अगर हाई फॉरेस्ट है तो 100 ईयर का भी हो सकता है, 10 ईयर का भी हो सकता है, और अगर कॉफी फॉरेस्ट है तो 1 ईयर का भी हो सकता है। तो इसी रोटेशंस को हमें पालन करते हुए हम कोई भी फॉरेस्ट का हार्वेस्टिंग और रीफिलिंग करते हैं, और इनके लिए हम सिल्वीकल्चर जो मेथड है, प्रिंसिपल है, उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं कि किस प्रकार के जो वन है, जंगल है, उसे हमें किस प्रकार की मेथड यूज करना पड़ेगा। क्योंकि हमारा जो सिल्वीकल्चर में बहुत सारा जो मेथड्स है, छोटे छोटा, जिससे हम अप्लाई करके फॉरेस्ट को रीफिलिंग करते हैं और हार्वेस्टिंग करते हैं। तो उसी को हम आगे जाकर के देखेंगे कि फॉरेस्ट को रीफिलिंग और हार्वेस्टिंग करने का इसका स्कोप और ऑब्जेक्टिव क्या है। तो चलिए हम इसमें देखेंगे इसका स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिल्वीकल्चर। स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सिल्वीकल्चर का हम स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो सिल्वीकल्चर का जो मेन ऑब्जेक्ट है, इसमें है पैटर्न ऑफ फीलिंग टू बी एडॉप्टेड फॉर हार्वेस्टिंग। पैटर्न ऑफ फीलिंग टू बी adopted for harvesting। ठीक है, अब इनमें देखिए हमें एक जो पैटर्न को क्या करना रहता है, फॉलो करना रहता है। क्योंकि अगर हम जब पैटर्न नहीं, अगर पैटर्न पता नहीं रहेगा कि किस पैटर्न के, देखिए इसका जो स्कोप क्या है, देखिए अगर पैटर्न नहीं आपको जो पता नहीं रहेगा, फीलिंग है जो हार्वेस्टिंग का, अगर हार्वेस्टिंग कर रहे हो और आप हार्वेस्टिंग कर दिए कोई जंगल का और पूरा वो फिर क्या है बंजर ही हो गया है, तो फिर दिक्कत
है ना। तो इसीलिए सबसे चीज क्या है, पैटर्न फीलिंग टू बी एडॉप्टेड फॉर हार्वेस्टिंग, जो हार्वेस्टिंग के लिए क्या हो, एडॉप्टेड होना चाहिए। दूसरा जो इसका जो ऑब्जेक्टिव है यह है मेथड ऑफ रीजनरेशन टू बी एडॉप्टेड, मेथड ऑफ रीजनरेशन टू बी एडॉप्टेड। ठीक है, इसका जो मेथड है जो रीजनरेशन का है ना, जो क्या होना चाहिए, एडॉप्टेड होना, अनुकूल होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जो पहले में जो उसका पैटर्न, ठीक है, एक अनुकूल पैटर्न अपनाते हैं जो हार्वेस्टिंग के लिए। उसके अलावा इसका जो रीजनरेशन के लिए हमें फॉरेस्ट को दोबारा डेवलप करने के लिए जो अनुकूल क्या करना चाहिए, विधि को हम अपनाते हैं। तीसरा इसका जो स्कोप है वह है टेंडिंग टू न्यू क्रॉप, टेंडिंग टू न्यू क्रॉप। ठीक है, जो न्यू क्रॉप के जो टेंडिंग को यहाँ पर बढ़ाना भी है, क्योंकि वहां पर जो हमारा जो फॉरेस्ट में विभिन्न प्रकार के जो क्रॉप्स हैं, नए नए जो है, अगर हम फॉरेस्ट में नए नए जो क्रॉप को इंट्रोड्यूस करेंगे तो हमारे क्या होगा, जो फॉरेस्ट को फायदा होगा। तो टेंडिंग टू न्यू क्रॉप भी इसका एक क्या है, ऑब्जेक्टिव है। फिर क्या है, देखिए, फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स of the crop to be produced, crop to be produced। ठीक है, यहाँ पर जो क्रॉप का जो कैरेक्टर्स है वो भी क्या है, प्रोड्यूस करना भी इनमें क्या है, एक ऑब्जेक्ट होता है हमारा। अब देखें कि हमारा जो सिल्वीकल्चर सिस्टम है इसे हमें क्लासीफाई करने की क्यों आवश्यकता होती है, क्योंकि जो सिल्वीकल्चर सिस्टम में आप देखिए जितने प्रकार का जो वैरायटी होगा, जितने डाइवर्सिटी होगा, हमें अलग अलग जंगल के लिए अलग अलग जो मेथड को क्या है, अपनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम हर प्रकार के मेथड को अगर हम फॉरेस्ट में हर फॉरेस्ट में एक ही अगर मेथड को लागू कर दें तो हमारा फॉरेस्ट क्या हो जाएगा, एक दिन में चौपट हो जाएगा। हम फॉरेस्ट को वैसे डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि हर प्रकार के फॉरेस्ट में, क्योंकि हमारे जितने भी जो जियोग्राफिकल रीजन में अगर जाओगे तो अलग अलग प्रकार के आपको क्या है, फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। तो हर फॉरेस्ट के लिए क्या होगा, अलग अलग जो टेंडिंग की अलग अलग मेथड की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो हम इसी में देखेंगे इसका क्या आवश्यकता है ना, क्या इसका जो नीड है क्लासिफाई करने के लिए। तो हम देखेंगे नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ सिल्वीकल्चर सिस्टम। देखिए, जो सिल्वीकल्चर सिस्टम को हमें क्लासिफाई करने की क्या क्या आवश्यकता है, तो हम यहाँ पर जो प्रमुख जो पॉइंट है इसको हम हाईलाइट करते हैं। पहला है सिस्टमेटिक नॉलेज ऑन रीजनरेशन, सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ रीजनरेशन। क्योंकि जब तक आप क्लासिफाई नहीं करोगे कोई भी जो फॉरेस्ट को, है ना, और उसका अगर आपको सिस्टमेटिक नॉलेज ही नहीं रहेगा कौन से फॉरेस्ट है, किस प्रकार का है और उसे किस प्रकार आप हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, क्रॉप को आप नहीं मैनेज कर सकते, मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या चीज़ है, सिस्टमेटिक नॉलेज का होना बहुत जरूरी है, सिस्टमेटिक नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। तो अगर हम क्लासीफाई करते हैं तो हमें जो रीजनरेशन की फॉरेस्ट को हम कैसे रीजनरेट कर सकते हैं उसकी सिस्टमेटिक क्या है, नॉलेज प्राप्त होती है। नेक्स्ट इसमें है, देखिएगा, प्रिकॉशन अगेंस्ट रॉन्ग यूज। ठीक है, हमें सावधानी भी बरतना होता है कि जो गलत इस्तेमाल के लिए, ठीक है, हमारे जो फॉरेस्ट है इसके जो गलत इस्तेमाल के लिए प्रिकॉशन बरतना,
इसके अलावा स्टैंडर्डाइजेशन, एक चीज और है ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉप, ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉप टू गेट मैक्सिमम yield, टू गेट मैक्सिमम yield। ठीक है, जो हम क्रॉप को ट्रीटमेंट भी करते हैं ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा उत्पादन मिल सके, इसके लिए भी क्या होता है हमें सिल्वीकल्चर सिस्टम को क्लासिफाई करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्डाइजेशन टू नीडेड। ठीक है, यहाँ पर वर्ल्ड वाइड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, वर्ल्ड वाइड अंडरस्टैंडिंग भी होना बहुत जरूरी है एक फॉरेस्ट के लिए। अगर आपको जो विश्व लेवल में आपका जो समझ है वह नहीं है तो फिर आप अलग अलग हर प्रकार की फॉरेस्ट को कैसे मैनेज करेंगे। तो इन्हीं जो पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हमें फॉरेस्ट की क्लासिफाई करने की आवश्यकता होती है। एक बार मैं फिर बता दूं, फॉरेस्ट को क्यों क्लासिफाई करते हैं? सिस्टमेटिक नॉलेज रीजनरेशन के लिए, सिस्टमेटिक नॉलेज के लिए फॉरेस्ट को क्लासिफाई करने की आवश्यकता होती है। दूसरा चीज है इसका जो रॉन्ग यूज है, गलत यूज है जंगल की, हमारा फॉरेस्ट की, है ना, इसके बचाव के लिए भी हमें इसके सावधानी के लिए, बचाव के लिए भी जरूरी होता है। इसके अलावा वहाँ क्रॉप को भी ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, क्रॉप को हम उपचार कर सकें ताकि मैक्सिमम हमें यील्ड प्राप्त हो सके। इसके अलावा वर्ल्ड वाइड अंडरस्टैंडिंग, इतने सारे जो चीजों के लिए क्या होता है सिल्वीकल्चर सिस्टम को क्लासिफाई करने की आवश्यकता होती है। तो चलिए हम देखते हैं सिल्वीकल्चर को क्लासिफाई करते हैं। तो सिल्वीकल्चर जो सिस्टम है ना क्लासिफाइड है टू कैटेगरी। ठीक है, सिल्वीकल्चर सिस्टम को हम दो मेन कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। क्या क्या? एक है हाई फॉरेस्ट सिस्टम और दूसरा है कॉफी फॉरेस्ट सिस्टम। तो देखिए हाई फॉरेस्ट सिस्टम किसे कहेंगे? तो हाई फॉरेस्ट सिस्टम की बात करें तो ऐसे जो फॉरेस्ट जिसे लॉन्ग टाइम रोटेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है, जिनकी कटाई क्या होती है बहुत ही लंबा समय के दौरान होती है। ठीक है, यहाँ पर जो हाई जो फॉरेस्ट है इनकी जो कटाई है बहुत ही लंबे समय के दौरान होती है। यहाँ पर जो हम देखें, एक सेकंड थोड़ा सा, यहाँ पर जो रोटेशन होगा वो क्या होगा जी? लॉन्ग रोटेशन होगा। ठीक है, जो हाई फॉरेस्ट सिस्टम में लॉन्ग रोटेशन होगा, मतलब लंबे समय के बाद ही इसका क्या होगा? कटाई होगा। ठीक है, इसी को हम हाई फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा हिंदी में प्रॉब्लम होगा दोस्तों, ताकि मेरा भी क्या हिंदी बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं उच्च वन संवर्धन प्रणाली। क्या बोलते हैं इसे? उच्च वन संवर्धन प्रणाली। जो हाई फॉरेस्ट को हम बोलते हैं उच्च वन संवर्धन प्रणाली। यहाँ पर जो रोटेशन की जो पीरियड होती है बहुत ही लंबा होती है। ठीक है, जो जितने भी जो बड़े जो जंगल है, घने जंगल से है, यहाँ पर उनकी जो कटाई क्या होती है लगभग 100 साल 200 साल, ऐसे जो लॉन्ग ड्यूरेशन में यहाँ पर क्या होती है फॉरेस्ट की हार्वेस्टिंग और रीफिलिंग की जो प्रोसेस है वो की जाती है। दूसरा चीज है कॉफी फॉरेस्ट। यहाँ पर क्या रहेगा? शॉर्ट रोटेशन, शॉर्ट रोटेशन। ठीक है, ऐसे जो फॉरेस्ट इसे हम बोलते हैं अंकुरी गुल्म वन। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नाम है हिंदी, अंकुरी गुल्म वन। ठीक है, अंकुरी गुल्म वन। तो यहाँ पर जो रोटेशन की जो पीरियड होगा बहुत ही शॉर्ट पीरियड होगा। उदाहरण के लिए मैं बता दूं, जो जंगल जहाँ पर तेंदुपत्ता की तुड़ाई की जाती है, ठीक है, ऐसे जंगल जहाँ पर तेंदु वाले जो
एरिया रहता है, तो तेंदुआ वाले एरिया का हम क्या करते हैं, हर साल उससे क्या होता है, कटाई कर दिया जाता है। ठीक है, हर साल उससे क्या कर दिया जाता है, कटाई कर दिया जाता है। जो ठूट बचता है, ठीक है जी, जो ठूट बचता है, उदाहरण के लिए देखिए, इस प्रकार ये अगर ये जंगल है तो इसका यहाँ पर जितने भी जो क्रॉप होगा सबको क्या हो जाएगा, हर साल पूरा कटाई कर दिया जाता है। और कटाई करने के बाद में इसका जो ठूट बचता है, क्या बचता है, ठूट बचता है। और इसी ठूट से क्या होता है, फिर से यह वन क्या होने लगता है, संवर्धित होने लगता है। इसी ठूट से फिर से निकल करके यह वन फिर साल भर में हरा भरा हो जाएगा सीजन आने तक के लिए। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, कॉफी फॉरेस्ट सिस्टम के नाम से जानते हैं। इनका रोटेशन पीरियड क्या होता है, शॉर्ट होता है। अब हम आते हैं कॉफी फॉरेस्ट, ये तो हो गए कॉफी फॉरेस्ट को हम इतना ही देखेंगे आज। ठीक है, कॉफी फॉरेस्ट को जो नेक्स्ट जो क्लासेस होगा वहाँ पर हम इसको डिटेल करेंगे। इसका भी बहुत सारा टाइप है कॉफी फॉरेस्ट की। हम देखेंगे जो हाई फॉरेस्ट को, तो हाई फॉरेस्ट को हम 3 प्रकार से हम बांटते हैं। इसका पहला देखिए, सिस्टम ऑफ कॉन्सेंट्रेट जनरेशन, सिस्टम ऑफ डिफ्यूज जनरेशन और एसेसरी सिस्टम। तो देखिए, सिस्टम ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड जनरेशन, ये रीजनरेशन है। ठीक है, सिस्टम ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड रीजनरेशन। अगर हम सिस्टम ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड रीजनरेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये ऐसे वनों में जो किया जाता है, ठीक है, सिस्टम ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड रीजनरेशन की बात करें तो ये ऐसे वनों में किया जाता है जहां पर की आबादी बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो, घने वन हो। ठीक है, समझ में आया क्या, ऐसे जंगल जो बहुत ही ज्यादा घना हो, तो ऐसे जगह में हम सिस्टम ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड रीजनरेशन की जो प्रणाली को अप्लाई करते हैं। दूसरा चीज है इसी में सिस्टम ऑफ डिफ्यूज रीजनरेशन। तो ये जो सिस्टम ऑफ डिफ्यूज रीजनरेशन है, इसको जो अप्लाई करते हैं हम पूरे होल फॉरेस्ट में, पूरे जंगल में। मतलब कहीं कहीं पर इसका आबादी जैसे लगता है कि यहाँ की आबादी है तो थोड़ा सा उखड़ गया है तो यहाँ रोपाई करा दो। ठीक है, फिर 5-10 किलोमीटर दूर पे जाओ तो फिर वहाँ पर कम लग रहा है तो वहाँ फिर रोपाई करा दो। तो ये क्या होता है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड डिफ्यूज्ड तरीके से, मतलब यहाँ पर फीलिंग और हार्वेस्टिंग किया जाता है। तो यहाँ के जो प्रणाली रहेगा, इस प्रणाली में जो डिफ्यूज प्रणाली है, यहाँ जो हार्वेस्टिंग करेंगे, उदाहरण के लिए देखिए ये पूरा जंगल है। ठीक है, यहाँ से जो क्वेश्चन काफी जो क्वेश्चन बनेगा, उदाहरण पूछ दिया गया कि सिलेक्शन सिस्टम कहाँ पाया जाता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि डिफ्यूज रीजनरेशन में का अंदर का टॉपिक है करके। तो जैसे देखिए सिस्टम डिफ्यूज रीजनरेशन में क्या है, जैसे पूरा जंगल है। ठीक है, और इस जंगल में का पता चला कि इस एरिया का आबादी क्या है, उजड़ गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रीफिलिंग का प्रोसेस होगा। ठीक है, पता चला कि इस एरिया के जो है पौधे हैं वो बड़े बड़े हैं, यहाँ हार्वेस्टिंग होगा। तो यहाँ पर जो प्रोसेस चलते रहता है, यह डिफ्यूज दो तरीके से चलते रहता है। मतलब कहीं पर रीफिलिंग होते रहेगा तो कहीं पर हार्वेस्टिंग होते रहेगा। इसके अलावा तीसरा चीज है एसेसरी सिस्टम। तो एसेसरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो वह सिस्टम जहां पर यह भी पार्शियली रूप से, ठीक है, यहाँ पे कुछ खास मतलब नई सुधार की जरूरत होता है। यहाँ पर स्लाइटली जो मॉडिफिकेशन की प्रोसेस होता है। ठीक है, यहाँ पर जो फॉरेस्ट है, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा क्या है, बहुत ही कम मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ता है। मतलब जो डिफ्यूज फॉरेस्ट का ही जैसे ही है, लेकिन इसमें अंदर है कि इसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, ये बहुत ही स्लाइटली होती है। हम आते हैं सिस्टम ऑफ कॉन्सेंट्रेट रीजनरेशन को डिटेल करने की। तो सिस्टम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन को पुनः 2 भागों में बांटा गया है। एक है क्लियर फिलिंग सिस्टम, ठीक है, एक है क्लियर फिलिंग सिस्टम और दूसरा है सेंटर वुड सिस्टम। तो देखिए जो क्लियर फिलिंग सिस्टम से क्या तात्पर्य है, अगर हम देखें क्लियर फिलिंग सिस्टम, तो क्लियर फिलिंग सिस्टम हम किसे कहेंगे, तो क्लियर फिलिंग सिस्टम वो सिस्टम है यहाँ पर जितने भी जो प्लांट रहेगा, क्लियर फिलिंग मतलब क्या है, यहाँ जो भी प्लांट होगा
सीधा सीधा है कि एक बार हार्वेस्टिंग करके पूरा काट देना है। ठीक है, एक ही बार में पूरा पूरा जो प्लांट को क्लियर कर दिया जाता है, फिर उसके बाद में वहाँ रोपाई किया जाता है। यह क्या है, क्लियर फिलिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। अब क्लियर फिलिंग सिस्टम को पुनः 3 भाग में डिवाइड किया जाता है। एक है द क्लियर फिलिंग सिस्टम। तो द क्लियर फिलिंग सिस्टम, इसी में आता है द क्लियर फिलिंग सिस्टम। तो यह वो सिस्टम रहता है जिसके अंतर्गत हम जितने भी जो प्लांट है उसको सारे के सारे को एक ही बार में काट देंगे। ठीक है, मतलब वन सिंगल ऑपरेशन के अंतर्गत सिंगल ही बार में क्या होता है, एक ही बार में पूरा काट देंगे, फिर उसके बाद में वहां पर रोपाई किया जाता है। और रोपाई करने के लिए यहाँ पर फिर से जो मेथड है, या तो उस जगह को नेचुरली के लिए छोड़ दिया जाएगा कि आप अपने आप वहां पर प्लांट उगे, या वहां पर जो आर्टिफिशियली तरीके से वहां पर रोपाई किया जाएगा प्लांट का। ठीक है, दूसरा चीज है द क्लियर स्ट्रिप सिस्टम। द क्लियर स्ट्रिप सिस्टम में हम जो फॉरेस्ट रहते हैं उसे छोटे छोटे स्ट्रिप में बांट लेते हैं, छोटे छोटे पट्टी में बांट लेते हैं, और इसी जो पट्टी को हम अलग अलग तरीके से इसका क्या करते हैं, रोपाई करते हैं। यहाँ जो फिलिंग जो होता है, यह वाइन के अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर फिलिंग किया जाता है द स्ट्रिप सिस्टम में। इसी तरह हम देखेंगे अल्टरनेट सिस्टम। अल्टरनेट स्ट्रिप सिस्टम है, यहाँ पर एक स्ट्रिप को हम बुआई करेंगे, दूसरे को छोड़ देंगे, फिर यहाँ करेंगे, फिर करेंगे। तो यहाँ पर जो अल्टरनेट वर्क चलते रहता है, तो यह क्या है, अल्टरनेट सिस्टम कहलाता है। इसी तरह से हम बाकी जो सिस्टम को एक एक करके पढ़ेंगे। तो कल हम इस जो क्लियर फिलिंग सिस्टम और शेल्टर वुड को डिटेल करेंगे। ठीक है, कल के टॉपिक में क्लियर फिलिंग सिस्टम और शेल्टर वुड को डिटेल करेंगे। इसके बाद में एक दिन हम नेक्स्ट पढ़ेंगे द शेल्टर सिस्टम और एसेसरी सिस्टम को, और इसी के साथ में कॉपी फॉरेस्ट को। ठीक है, तो ये 2 क्लास और में ये पूरा हो जाएगा एक टॉपिक, और ये जब तीनों टॉपिक पूरा हो जाएगा तो हम इससे क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये जो चार्ट है इसे बराबर बना लीजिए, और क्या करते हैं, रिवाइज करते रहिए। हम आगे जो नेक्स्ट क्लासेस में आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और ये जो क्लियर फिलिंग सिस्टम को हम डिटेल करेंगे। क्लियर फिलिंग सिस्टम को तो मैं थोड़ा सा बता दिया हूँ, हम जो शेल्टर वुड को भी पूरा डिटेल पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में क्लियर फिलिंग और शेल्टर वुड को पढ़ेंगे। ठीक है, और बाकी जो 1-2 क्लास करके पूरा हो जाएगा। तो आज के लिए साथियों इतना ही। आपका जो ACCF जो रेंजर एग्जाम के लिए हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। आपको जो चैनल आपको पसंद आता है वीडियो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना, क्योंकि जितने भी आप ज़्यादा जो लाइक करोगे, आप रिस्पॉन्स दोगे, तो मेरा हौसला बढ़ेगा। मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लेकर के आऊँगा, और आपके जो सवालों के जवाब को मैं पूरा देने का कोशिश करूँगा कि और इसमें का जो भी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उसे हम निकालेंगे। और क्वेश्चन आंसर के लिए मैं आपको क्वेश्चन आंसर को PDF के फॉर्म में दूंगा। ठीक है, क्योंकि बोर्ड में काफ़ी टाइम लग जाएगा और बहुत समय की बर्बादी भी होगा, तो मैं PDF फॉर्म में वीडियो लेकर के आऊँगा क्वेश्चन आंसर के लिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके जितने भी जो साथी हैं जो ACF रेंजर की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग।